हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें लिंक को। दोस्तों, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस और कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, परीक्षा पैटर्न भी है। देखिए, 75 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 150 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन एंड नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, इससे संबंधित 15 प्रश्न वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपने ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 1 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ के यानी कि स्तंभ लेख के किस श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के किस श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों वो है इसमें 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है और चौथे श्लोक में दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का भी उल्लेख मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। चौथे में तो उत्तराधिकारी और 7वें में दोस्तों विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ चित्रकारी है, दूसरी तरफ चित्रकार है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने को बताना है कि कौन सा चित्र है वो कौन से चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइबेरिया का एक विरला सारस, ये दोस्तों कौन से चित्रकार ने ये बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था उस्ताद मंसूर ने। और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र है वो किसने बनाया था? वो बनाया था दोस्तों फारूक बेग ने। किसने? फारूक बेग ने बनाया था। और ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर है वो दोस्तों किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों अबुल हसन ने। किसने? अबुल हसन ने। यानी कि दोस्तों सी का क्या हो जाएगा? 4, अबुल हसन। और ये इसका और ये इसका। और मजनू की आकृति है वो दोस्तों किसने बनाई थी? वो तो बसावन ने बनाई थी। किसने? बसावन ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 1 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों 1920 में ये शुरू किया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में केंद्र है और सूची सेकंड में अंग्रेज गवर्नर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो दोस्तों अंग्रेज गवर्नर था कौन? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट बिलोबी ये दोस्तों अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी गवर्नर था ये। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों कानपुर का जो अंग्रेजी गवर्नर था वो था दोस्तों सर हा व्हीलर।
ठीक है, ये था दोस्तों कानपुर का अंग्रेजी गवर्नर 1857 की क्रांति के समय। और झांसी का दोस्तों गवर्नर जनरल था सर हुरोज, सर ह्यूरोज, ठीक है। और बनारस का था दोस्तों कर्नल जेम्स नील, कर्नल जेम्स नील। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 3 4 2, 1 3 4 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 3 4 2। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सी आर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो कथन है यहाँ पर जो दे रखे हैं वो सारे के सारे सही है। कूट भाषा का अपने को चयन करना था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सभी कथन सत्य है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिजोलिया के किसानों पर चंवरी लाग नामक एक नया कर कब लगाया गया? तो दोस्तों चंवरी कर है वो कब लगाया गया? तो दोस्तों ये 1903 में लगाया गया था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राव कृष्ण सिंह के ठिकाने में दोस्तों ये चंवरी लाग नामक एक नया कर है वो लगा दिया गया था, जिसमें पिता द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करने पर ठिकाने को दोस्तों रुपए अदा करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? दोस्तों एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप ये क्रम है वो याद रख सकते हैं। दोस्तों जमा बटो, जय मां भय टो, ठीक है, जमा बटो। दोस्तों ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। दोस्तों पहले जय का मतलब हो जाएगा जलाल खां, जय का मतलब क्या हो जाएगा, जलाल खां कोरची। मां का मतलब हो जाएगा दोस्तों मान सिंह। भय का मतलब हो जाएगा दोस्तों भगवान दास, ठीक है। और टो का मतलब हो जाएगा टोडरमल। ये क्रम है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले गया था जलाल खां, फिर गया था दोस्तों मान सिंह, और फिर तीसरे नंबर पर कौन गया था, भगवान दास, और चौथे नंबर पर टोडरमल गया था। इस प्रश्न में तीसरे शिष्टमंडल का पूछा है, तो दोस्तों भगवान दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। एक गया था 1572 में और बाकी के 3 गए थे दोस्तों 1573 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में दोस्तों अजमेर आए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ये अजमेर आए थे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1991 ईस्वी में दोस्तों ये मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर आए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? बताइए, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र ने, बाबा हरिश्चंद्र ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों आजाद मोर्चे ने भाग लिया था, बल्कि जयपुर प्रजामंडल ने आजाद भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, संत दादू दयाल के बारे में असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म कौन सा है संत दादू दयाल जी के बारे में? दोस्तों यहाँ पर देखिए जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1544 में अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रथम उपदेश है वो दोस्तों 1568 ईस्वी में दिया था इन्होंने, बिल्कुल सही है। सांबर में दुनिया में दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अकबर से भेंट है 1577 ईस्वी में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संत दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में, कब
1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। ठीक है। और देह त्याग 1603 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। ठीक है, नारायणा के अंदर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 1577 की जगह 1585 आएगा। आगे देखिए, उदयपुर स्थित एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों बताइए, उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? तो दोस्तों वो करवाया था बप्पा रावल ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बप्पा रावल ने। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस जिले की गणगौर की सवारी का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है? बताइए, कर्नल जेम्स टोड ने किस जिले की गणगौर की सवारी का बड़ा रोचक वर्णन किया है? तो दोस्तों किसने कहाँ की गणगौर के बारे में रोचक वर्णन किया है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर की गणगौर के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सर क्यारो आभूषण है ये दोस्तों, सिर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। बार्डली है, ये गले का आभूषण है, बिल्कुल सही है। वेन कान का आभूषण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वेन है ये नाक का आभूषण है, किसका? नाक का। और नेवर है ये पैर का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें से 5 प्रश्न अपन राजस्थान करंट अफेयर के पढ़ेंगे और 5 प्रश्न अपन भारत के करंट अफेयर के पढ़ेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे करंट अफेयर से संबंधित। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, धनुष लीला का आयोजन हाड़ौती क्षेत्र में कितने वर्षों बाद पुनः किया गया? दोस्तों धनुष लीला का जो आयोजन है वो हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों 150 साल बाद में ये पुनः शुरू किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? बर्तन बैंक योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 जिले से की गई। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये बर्तन बैंक योजना का जो शुभारंभ है वो दोस्तों प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु राज्य शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने दोस्तों ये बर्तन बैंक योजना है वो शुरू की है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न, मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है? मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दक्षिणी राजस्थान में शुरू किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है? थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 38%। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत इसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक कुल कितनी दूरी में जल आपूर्ति की जाएगी? रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत इसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक कुल कितनी दूरी में जल आपूर्ति की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर की दूरी में जल आपूर्ति की जाएगी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तुहिन कांत पांडे इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 22 नंबर का प्रश्न है, मायाधर राउत को किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? मायाधर राउत को किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मायाधर राउत है, ये ओडिसी के नर्तक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया और इनको दोस्तों फरवरी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पद्मश्री। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुजराती कवि अनिल जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गुजराती कवि अनिल जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ये 1990 में दोस्तों इनको ये पुरस्कार मिला था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, सौरव घोषाल ने फरवरी 2025 में कौन सा स्विकेस खिताब जीता? बताइए, सौरव घोषाल ने फरवरी 2025 में कौन सा स्विकेस खिताब जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओक्टेन सिडनी क्लासिक, ओक्टेन सिडनी क्लासिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले की 25वीं पुस्तक का नाम क्या है? प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले की 25वीं पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसकी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ठीक है। ये अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपन अब भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पता चल गया होगा यहाँ पे आपको। देखिए स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर देखिए, जो पुरोधा है, पुरोधा, पुरोधा के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। विसर्ग और फिर प्लस धा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय से बने शब्द है? कृत प्रत्यय से बने शब्द है वो दोस्तों किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक और बगोड़ा में, ठीक है। कारक और बगोड़ा में क्रय धातु और अक प्रत्यय से बना है दोस्तों ये कारक, ठीक है। और बगोड़ा है वो बग धातु और ओड़ा प्रत्यय से बना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध है? किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध है? यहाँ पर देखिए व्यंजक योजक, ठीक है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। व्यंजक का विलोम क्या हो जाएगा? योजक हो जाएगा, ठीक है। और भोग्य का हो जाएगा दोस्तों अभोज्य नहीं, अभोग्य होगा, ठीक है। भ्रामक का दोस्तों खगोल नहीं होगा, निश्चयात्मक होगा। और भौतिक का दोस्तों यहाँ पर आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। यहाँ पर एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अभ्यंतर, अभ्यंतर है ये दोस्तों अशुद्ध शब्द है, ठीक है। अभ्यंतर दोस्तों शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इसका? अभ्यंतर, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत विकल्प कौन सा है वो बताना है दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ पर विजिलेंस, सतर्कता दोस्तों, सरचार्ज, अधिभार, सेटअप, व्यवस्था, और यहाँ पर देखिए सबऑर्डिनेट, सहायक गलत हो जाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ होता है। क्या होता है? अधीनस्थ, ठीक है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर हिंदी वर्ड दे रखे हैं, उकसाना, सूचना देना और संभावना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखिए एरोइज, यानी का इसका मतलब होता है उकसाना, और एप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, और एंटीसिपिटेशन का मतलब होता है दोस्तों संभावना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द चिल्ड्रन सेड, सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन सेड लेट अस कंप्लीट होमवर्क टुगेदर। तो दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेड का हो जाएगा सजेस्टेड, ठीक है। इसमें कनेक्टिव दोस्तों इसमें दैट लग जाएगा, और दोस्तों दे शुड का प्रयोग होगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपने को करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड कंप्लीट
होमवर्क टुगेदर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुफिक्स ऑफ वर्थ। दोस्तों यहाँ पे अपने को प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है दोस्तों वर्थ, सॉरी वर्ड दे रखा है वर्थ। ठीक है, तो वर्ड के पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा वो बताना है। तो दोस्तों इसमें वर्थलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्थलेस। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्थ का मतलब होता है योग्य, और इसमें प्रत्यय लगने पर इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, वर्थलेस यानी कि अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, देखिए चूज द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए लेनिएंट दे रखा है। ठीक है, लेनिएंट, लेनिएंट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है उधार। क्या होता है? उधार। ठीक है, और इसका समानार्थक शब्द अपने को बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा टॉलरेंट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, नो सूनर आया है। ठीक है, तो इसके साथ में देन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? देन। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देन। दोस्तों अब अपन है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 5 में। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए CH3 CH2OH CH3 CHO प्लस H2 एक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये सही से टाइप नहीं हुआ। ठीक है, CH3 CH2OH, फिर दोस्तों ये अभिक्रिया यहाँ पर बन रही है CH3 CHO प्लस H2। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है? तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस अभिक्रिया में एथेनॉल का एथेनेल में ऑक्सीकरण होता है, जिसमें हाइड्रोजन है वो निकलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता के तृप्त स्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जैव विविधता के तृप्त स्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो दोस्तों किसने बताया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों नॉर्मन मेयर ने बताया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नॉर्मन मेयर ने बताया था। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति होती है। पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 44 AA प्लस XY, 44 AA प्लस XY। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है, दांत युक्त पक्षी जिसे सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक माना जाता है कौन सा है? दांत युक्त पक्षी जिसे सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक माना जाता है कौन सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है, किस संबंध के माध्यम से आइंस्टीन ने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध को बताया? बताइए, किस संबंध के माध्यम से आइंस्टीन ने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध को बताया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बताया E बराबर mc², E बराबर mc², यानी कि दोस्तों m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान और c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, और सूची सेकंड में अनुच्छेद में क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में क्या है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अनुच्छेद 248। दोस्तों अनुच्छेद 248 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 248 में देखिए
अपशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख है, अपशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख है, ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 248 में, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 249 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, वो दोस्तों अनुच्छेद 249 में है। और अनुच्छेद 253 में क्या है? अनुच्छेद 253 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 256 में दोस्तों राज्यों और संघ की बाध्यता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों ये होता है, बताइए कितने समय का इनका कार्यकाल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये हो सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान दोस्तों ये आपात की घोषणा है वो हो सकती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों बताइए, ये तो सभी को पता होगा, ये अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के तहत राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के तहत राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुसूची 4 के तहत, अनुसूची 4 में, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है वो राजस्थान भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 7 में। इसमें देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, धरातल के स्वरूप से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखिए थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आकल गांव जीवाश्म पार्क में जुरेसिक कालीन वनस्पति के अवशेष मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियां बनास और लूणी है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, यहाँ फंस गए दोस्तों। देखिए यहाँ पर लूणी नदी है, ये तो दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लूणी तो इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी दोस्तों पूर्वी मैदान की ये बनास सही है, लूणी इसमें गलत है। तो यहाँ पर अपने को गलत ही कथन बताना था, कौन सा है? तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है, वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों देखिए दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर और वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों राजस्थान के छोटे जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो दोस्तों धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर ये क्रम होगा दोस्तों, इन ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार किस जिले में है? बताइए बेंटोनाइट के भंडार कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंटोनाइट के भंडार है वो बाड़मेर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में।
आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दी मेवाड़ शुगर मिल्स की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों वर्ष 1932 में। दोस्तों वर्ष 1932 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन भाग 8 के अंदर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे परीक्षा में। शिक्षा मनोविज्ञान है वो नया जोड़ा गया है। ठीक है, मैं मिक्स में आपको ये 15 प्रश्न करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? बताइए कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रकृति नहीं है, प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का आशय संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है। उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत करी? उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत करी? तो दोस्तों ये प्रस्तुत करी दोस्तों ये परिभाषा है हारिए की। किसकी है? हारिए की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरीक्षण के उद्देश्यों को दर्शाता है? बताइए कौन सा कथन निरीक्षण के उद्देश्यों को दर्शाता है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए निरीक्षण का प्रयोजन शिक्षकों को अच्छा बनाता है, बिल्कुल सही है, या अच्छों शिक्षकों को अच्छा बनाना है। अध्यापक को मार्गदर्शन देने का कार्य भी निरीक्षक का है, बिल्कुल सही है। निरीक्षक का कार्य शिक्षकों को विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करने तथा उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने से सहायता देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अंतर को दर्शाने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अंतर को दर्शाने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जो गलत कथन है वो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको क्लास को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको गलत कथन बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए परंपरागत निरीक्षण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जबकि पर्यवेक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, परंपरागत निरीक्षण केवल निरीक्षण कार्य तक ही सीमित है, लेकिन पर्यवेक्षण है वो दोस्तों का क्षेत्र है वो दोस्तों बहुत ही व्यापक है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है, ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, नेता अपने कर्मचारियों की पूर्ण देखभाल करता है और उनकी वचनबद्धता का पात्र होता है, यह कथन संबंधित है। तो दोस्तों यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन संबंधित है दोस्तों पिता तुल्य शैली से संबंधित है। ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिता तुल्य शैली से ये संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूं आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? बताइए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा? तो दोस्तों वो है बोर्ड जनरल। कौन सी? बोर्ड जनरल। राइट आंसर हो जाएगा, ये त्रैमासिक पत्रिका है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समिति के अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई? बताइए कौन सी समिति की अनुशंसा पर सीरेट उदयपुर की स्थापना की गई? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, राज्य के उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। राज्य के उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर के संबंध में असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य है। दोस्तों इसमें देखिए असत्य कथन कौन सा है, देखिए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इस संस्थान की स्थापना 1940 में की गई, बिल्कुल सही बात है। 1956 में संस्थान को बीडी स्तर की मान्यता देते हुए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बीएड स्तर। ठीक है, आगे देखिए, यह राजस्थान का सबसे पहला व पुराना उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1950 में बुनियादी एवं एसटीसी शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1950 है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया था यहाँ पे बीकानेर के संदर्भ में, और ये दोस्तों अजमेर में ये किया गया था। ठीक है, एसटीसी शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पाठ्यक्रम का प्रारंभ अजमेर में किया गया था, बीकानेर में नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। तो दोस्तों कौन सी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर, ये दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, आनुवंशिकता सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करती है। आनुवंशिकता सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करती है, ये अपन साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बालक के शारीरिक विकास में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये जाना जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो दोस्तों विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो 11 प्रश्न है, सॉरी भाग 11 के अंदर गणित और रीजनिंग के दोस्तों 15 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी प्रश्न है दोस्तों, इसमें 15 प्रश्न नहीं 10 प्रश्न है। ठीक है, ये सही से टाइप नहीं हुआ। गणित और रीजनिंग के दोस्तों 10 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि 66 से लेकर 75 तक। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, एक 24 सेमी भुजा वाले घन है ये, एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर बराबर के 64 घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा का माप है वो क्या होगा, बताइए दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एन क्यूब। ठीक है, एन कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर है ये एन क्यूब बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, 64 छोटे छोटे घन है ना, तो ये 64, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 64 है वो रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो 64 किसका क्यूब है, तो दोस्तों ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर 4 तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो प्रत्येक
छोटे घन की भुजा का माप क्या होगा। तो दोस्तों बड़े घन की भुजा है वो दोस्तों यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर सीधा सा है n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पर छोटे घन की भुजा तो अपन ने निकाल ली कितनी 4 और बड़े घन की भुजा है दोस्तों 24। तो यहाँ पर 24 बटे कितना हो जाएगा 4, तो बराबर क्या आ जाएगा 6 सेमी। तो यहाँ पर 6 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम एन की भतीजी है। तो दोस्तों एम एन की भतीजी है दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर इसमें एन भाग टी माइनस पी एम प्लस जे, ठीक है, एन भाग टी माइनस एम प्लस जे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार होगा वो दोस्तों, ये आसानी से कर सकते हो आप। 68 नंबर का प्रश्न है, देखिए वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। हाथ, अंगूठा, पेन, आगे क्या आएगा। हाथ, देखिए जिस प्रकार अंगूठा हाथ का भाग है उसी प्रकार दोस्तों निब है वो पेन का भाग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निब। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों देखिए उल्टा लिखेंगे तो 13वां अक्षर आएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा 13वां अक्षर आएगा दोस्तों एन, और दोस्तों 25वां अक्षर आएगा दोस्तों इसमें एच, ठीक है। 13वां अक्षर क्या आएगा दोस्तों एन, सॉरी 25वां अक्षर भी आएगा भाई। 26 अक्षर होते हैं तो दोस्तों ए है वो 26वें नंबर पर आएगा, तो बी है वो 25वें नंबर पर आएगा, उल्टा लिखेंगे, और इनके बीच में दोस्तों एच आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एच। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न, 99 एवं 200 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर आता है, 8 इकाई के स्थान पर आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 99 एवं 200 के बीच ऐसी दोस्तों कितनी संख्या है, तो दोस्तों 10 संख्या है, ठीक है, कितनी 10। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, बंटन का बहुलक ज्ञात करें, बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दे रखी है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, ठीक है, ये दे रखी है। प्राप्तांक और छात्रों की संख्या 5, 12, 14, 10, 8, 6 ये दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सूत्र तो आप सभी को पता होगा, बहुलक का क्या है, वही दोस्तों F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, L प्लस। तो दोस्तों ये ही अपने को इसमें से निकालना है, ये सूत्र लगा के आप आसानी से कर सकते हो इसको भी। यहाँ पे 23.33 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको परीक्षा में जाने से पहले अलग करवा दूंगा ये टॉपिक वाइज प्रश्न। देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का क्रम मूल्य 46 है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, माना पेंसिल का मूल्य है वो x है और माना दोस्तों कलम का मूल्य है वो y है। तो यहाँ पर इसमें अपन दोस्तों दो समीकरण लिख सकते हैं, यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50, और ये हो जाएगा दोस्तों 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। बस इन समीकरणों को हल करना है, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों कितना, तो ये आ जाएगा दोस्तों एक का आ जाएगा y बराबर 5 और x बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसमें 3 और 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x के गुणनखंड है।
के गुणनखंड है, तो दोस्तों इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 4x x+1 और दोस्तों x+2 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या कितनी होगी दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए माना संख्या x है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x+1/x बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर x² + 1/x बराबर 2, बस इसको सोल्व करना है, यहाँ पर 1 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल कितना है, तो अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों त्रिज्या है, देखिए इसकी भी आधी हो जाएगी दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना है दोस्तों, आधी हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, या आप इसको 3.5 इंटू 3.5 भी कर सकते हैं। बस इसको सोल्व करना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये अपना मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।